ये वाला डायग्राम दिख रहा है, दिख रहा है? इसमें एक पिंक कलर से हाईलाइट हो रखा है ना? और ये स्प्लीन का है, ये जो पोर्शन है तुम्हारा, ये है स्टमक, ये दिख रहा है तुम्हें? ये ऊपर लंग्स हो गए, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हो गया? हार्ट हो गया, ये लिवर हो गया, यहाँ पर ऐसे ऐसे जो घुमा हुआ पार्ट है ये तुम्हारा पेट हो गया, ठीक है, यानी कि स्टमक हो गया। और स्टमक के साथ जो चिपका हुआ है इसको हम स्प्लीन बोलते हैं। तो स्टमक के बगल में जो चिपकी हुई जगह है उसको हम, जो मेरा किडनी जैसा दिखेगा, किडनी जैसा दिखेगा, इसको हम क्या बोलते हैं? स्प्लीन बोलते हैं। समझ में आ रहा होगा क्या है ना? तो कहाँ होता है ये? स्टमक के बगल में अटैच होता है। नहीं तो फिर ऐसे देख लो, ये वाला जो डायग्राम है इसमें क्या है? ये पूरा, ये कौन सा पार्ट हो गया ऊपर वाला? ये हो गया लिवर, ठीक है? और ये जो ट्यूब है, ये ट्यूब कौन से पार्ट का है? ये तुम्हारे स्टमक का पार्ट है ये ट्यूब। यहाँ पर क्या है? ये है पेनक्रियास, और इस पेनक्रियास के इधर ही तुम्हारे पास क्या चिपका हुआ है? स्प्लीन चिपका हुआ है। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये होता है तुम्हारे पास स्प्लीन, ठीक है? अभी तक का हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया? हमने ये डिस्कस कर लिया कि हमारे पास जो फ्लो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसके दो पार्ट्स आते हैं हमारी ह्यूमन की बॉडी के अंदर। एक ब्लड वाला सर्कुलेटरी सिस्टम होता है और एक लिम्फ वाला सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ब्लड वाले सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर तीन हमारे पास सब टॉपिक्स आते हैं, ब्लड, हार्ट और ब्लड वेसल्स। तो हमने ब्लड के बारे में ये भी पढ़ लिया कि ब्लड के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। ब्लड के तीन कंपोनेंट्स, वैसे तो चार कंपोनेंट है, अदरवाइज हम तीन कंपोनेंट की बात करूंगी मैं, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। वैसे एक और कंपोनेंट है जिसका नाम होता है प्लाज्मा, ठीक है? अब हमें ये पढ़ना है कि रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स का काम क्या क्या है। तो एक बार इनके अलग अलग काम पढ़ने, फिर उसके बाद ओवरऑल काम पढ़ना है कि हमारे ब्लड का ओवरऑल काम क्या होता है। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट करता है कौन? आरबीसी। आरबीसी तुमको पता है, आरबीसी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? हीमोग्लोबिन होता है, जिसकी वजह से वो कैसे कलर का दिखता है? रेड कलर का दिखता है। तो ये हीमोग्लोबिन जो है ये ऑक्सीजन के साथ अपने आप को बांध लेता है, यानी कि ऑक्सीजन को अपनी बॉडी पे चिपका लेता है। तो इसीलिए जो आरबीसी है वो ट्रांसपोर्ट कर रहा है। ट्रांसपोर्ट मतलब फैलाएगा, किसको फैलाएगा? ऑक्सीजन को फैलाएगा। कहां फैलाएगा? सारे सेल्स के पास पहुंचाएगा। ये तो समझ में आ गया होगा, है ना? फिर डब्ल्यूबीसी किसमें काम करता है? व्हाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं हमारी बॉडी के, ये जो भी फॉरेन पार्टिकल्स आते हैं, फॉरेन पार्टिकल यानी कि वो पार्टिकल जो मेरी बॉडी के नहीं है, वो बॉडी के बाहर प्रेजेंट होते हैं और गलती से मेरी बॉडी के अंदर आ गए, किसी भी रीजन के थ्रू मेरी बॉडी के अंदर आ गए, जिनको हम जर्म्स कहते हैं आम भाषा में, ठीक है? तो ये जर्म्स या फिर फॉरेन पार्टिकल जब मेरी बॉडी के अंदर आ गए हैं तो अब मेरी बॉडी की जो इम्यूनिटी है उसको वीक करेंगे, मेरी बॉडी को खराब करेंगे अंदर से। तो उस चीज से बचाने के लिए कि मेरी बॉडी जो खराब ना हो जाए, तो मेरी बॉडी को में कोई डिजीज ना हो जाए, तो उससे बचाने के लिए मेरी बॉडी के अंदर क्या प्रेजेंट है? डब्ल्यूबीसी है ना? तो डब्ल्यूबीसी क्या करता है? इन जर्म्स को खा जाता है। ये क्या करता है? जर्म्स को हमारी बॉडी के अंदर जो बाहर से आए हुए हैं उनको खाता है, डिस्ट्रॉय करता है। लास्ट में क्या आ गया? प्लेटलेट्स। अगर मान लो कि किसी ने मेरा मतलब ऐसे गलती से हाथ कट हो गया, किसी भी रीजन के थ्रू मेरा हाथ कट हो गया यहाँ पर से, तो यहाँ से ब्लड फ्लो करता रहेगा, कुछ देर के बाद अपने आप हील हो जाता है। होता क्या है कि अगर यहाँ पे कट लग चुका है तो कुछ टाइम के बाद वहां से ब्लड आना रुक जाएगा। लेकिन अगर मैं अपने हाथ से ऐसे करूं, दबाने की कोशिश करते रहा, हम कुछ काम होता है नहीं तो यही काम करने बैठ जाते हैं। तो जब हम अपने घाव को दबाने की कोशिश करते हैं फिर से क्या होगा? ब्लड वापस आने लग जाता है, ठीक है कि नहीं? तो इसका मतलब यहां पर कुछ तो चीज हो रखी है जिसकी वजह से जो ब्लड की सेल्स है, जो ब्लड है वो बाहर नहीं निकल रहा। तुम कुछ दबा रहे हो, जब हाथ को कुछ फोर्स लगा रहे हो तब जाके तुमने कुछ गड़बड़ कर दी जिसकी वजह से ब्लड वापस बाहर आ रहा है। उसको क्या कहते हैं उसको हम डिटेल में अभी पढ़ेंगे। बस हम इसके लिए क्या वर्ड लगाते हैं? इसको हम लगाते हैं ब्लड क्लॉटिंग, यानी कि ब्लड को रोक दिया वहीं पर। समझे कि नहीं? ब्लड को क्लॉटिंग का मतलब होता है एक जाल, जैसे ये जाली लगाते हैं ना, दरवाजे पे जाली लगाते हैं, तो वैसे ही जो हमारे पास बॉडी के अंदर प्लेटलेट्स होते हैं, इतने छोटे छोटे सेल्स होते हैं, ये सेल क्या करते हैं? ये जाल बुनते हैं। और किसका जाल बुनेंगे? अगर मेरे यहाँ पर खून आया है ना, तो यहाँ पे जो खून आया है उसी खून जो कि मेरी बॉडी के बाहर निकल रहा है, उसी खून को आपस में चिपका देते हैं। समझ रहे हो कि नहीं? वो खून जो यानी कि आरबीसीज है, यहाँ पे जो आरबीसीज जो बाहर निकल रही थी मेरी बॉडी से तो सब कुछ निकल रहा है, खून के अंदर तो सारी चीजें है, लेकिन जहां पे मेरा कट लगा है वहां कट लगे हुए पार्ट पर जो खून निकला है वो खून जो खराब खून है, मतलब कि जो बाहर एक्सपोज हो चुका है, उन खून के पार्टिकल्स को यानी कि आरबीसीज के पार्टिकल्स को पकड़ लेता है। कौन पकड़ता है? प्लेटलेट्स पकड़ लेता है और उनको आपस में सिलना शुरू कर देता है। समझ में आई बात? एक जाल बुनने लग जाएगा उसका। तो जैसी जाल ये बाहर जाली में लगी हुई है ना जाल, है ना, वैसी जाल क्या होता है? बन जाता है। उसी जाल को हम क्लॉट कहते हैं। उस जाल को हम क्या बोलते हैं? क्लॉट कहते हैं। जो किससे बनाया होता है? ब्लड से बनाया होता है। ब्लड में भी क्या? आरबीसी से बनाया होता है। अभी इमेज दिखाऊंगी थोड़ी देर में, ठीक है? तो यानी कि प्लेटलेट्स हमको मदद करते हैं कि खून का क्या हो जाए? खून का क्या हो जाए? ब्लड क्लॉट हो जाए, ठीक है? अब ब्लड क्लॉट समझ गए मैंने क्या बोला? ब्लड क्लॉट क्या था अभी उसको इमेज में देख लेंगे। एट द साइट ऑफ इंजरी, कहां करवाता है ब्लड क्लॉटिंग? जहां पर मेरी बॉडी के अंदर चोट लगी होगी, चाहे मेरी बॉडी के अंदर चोट लगी हो,
अंदर चोट कहने का मतलब क्या है कि अंदर से कहीं पे रप्चर हो गया, रप्चर मतलब टूटना, फूटना, ठीक है ना। कोई नली है जहां पे खून दौड़ रहा है, खून फ्लो कर रहा है, गलती से वो रप्चर हो गई अंदर, तो वहां पर यही प्लेटलेट क्या करेंगे, उस नली को दोबारा से ठीक करेंगे। ऐसे ही बाहर कहीं पे कट लग गया किसी भी रीजन के थ्रू, ठीक है, तो उसको भी क्या करेंगे, सही करेंगे। कौन करेगा इसको सही करने वाला, प्लेटलेट्स है। समझ में आया। अगर मेरी बॉडी के अंदर प्लेटलेट नहीं रहा तो खून मेरी बॉडी से फ्लो करता रहेगा बार बार बाहर, वो जमेगा नहीं, जम जाता ना, जमना मतलब ये नहीं कि खून जम गया, वैसे मतलब सॉलिड हो गया। खून जमेगा मतलब कि ये यहाँ पे जहां पे कट लगा हुआ है वहां पे खून रुकेगा नहीं, वो फ्लो करते रहेगा फिर। तो उसको रोकने के लिए कौन है, उसको रोकने के लिए प्लेटलेट्स है मेरी बॉडी में। समझ में आया क्या था, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, ये तीनों के अलग अलग काम है। आरबीसी का काम सिर्फ एक ही है, पूरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को फैलाना, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड का काम नहीं है इसका कि कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर आ रहा है और लंग्स के पास पहुंचा रहा है, उसका काम तो प्लाज्मा का है। तुमको पढ़ाया नहीं था, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्लाज्मा के अंदर जो पानी पाया जाता है उस पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन कहता है भैया मेरी दोस्ती सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन के साथ है, मैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ दोस्ती नहीं रख सकता हूं। समझ में आ रही बात। तो कार्बन डाइऑक्साइड को फिर पहुंचाएगा कौन दूसरी जगह पर, ब्लड ही पहुंचा रहा है, लेकिन ब्लड के अंदर कौन पहुंचा रहा है, प्लाज्मा। प्लाज्मा में ऐसा क्या है, पानी, तो पानी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड घुल जाता है। समझ में आई बात या नहीं। अब दूसरा डब्ल्यूबीसी का काम क्या है, जो भी मेरी बॉडी के अंदर जम्स आ रहे हैं उनको खत्म करना, ये डब्ल्यूबीसी का काम है, ठीक है। प्लेटलेट्स का एक ही काम है, क्या काम है, मेरी बॉडी में कहीं पे चोट लगी हुई है, कहीं पे कट लग गया है, वहां से अगर ब्लड लॉस हो रहा है तो ब्लड लॉस को रोकेगा। कैसे रोकेगा, उसकी क्लॉटिंग करवाकर। क्लॉटिंग क्या था, वो जाल बुनेगा। किससे जाल बुनेगा, जो मेरे बाहर उसी के आसपास, जैसे कहीं लग गया उसके आसपास क्या होंगे, डब्ल्यूबी सॉरी वो रेड ब्लड सेल्स होंगे, उनको पकड़ पकड़ के जाल बुनने लग जाएगा, उससे उनको सिलने लग जाएगा आपस में। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है, ये खत्म हो गया इसका। अब हम पार्ट पढ़ रहे हैं आगे वाले टॉपिक में, क्या लिखा है, फंक्शन ऑफ ब्लड, यानी कि ब्लड के ओवरऑल फंक्शन बताओ। तीन तो यही इंक्लूड हो जाएंगे इसी के अंदर, समझे। पेपर में आएगा डिफाइन ब्लड एंड ऑल्सो राइट अबाउट ऑल्सो राइट इट्स टू फंक्शन, ऐसा करके कुछ भी दे देगा क्वेश्चन। तो जितने तुमको याद होते हैं उतने याद करो, सारी की सारी याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सबसे पहले क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू टिश्यू। अरे ऑक्सीजन आता कहां है, मेरे लंग्स के पास तो आएगा, एल्वियोला के पास। तो एल्वियोलाई यानी कि जो लंग्स है, तो लंग्स से मेरी पूरी बॉडी के टिश्यू के पास क्या ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। कौन करेगा, ब्लड करेगा। ब्लड में भी कौन कर रहा है, आरबीसी कर रहा है, अदरवाइज सिंपल सिंपल ब्लड कर रहा है, ठीक है। फिर क्या है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम टिश्यूज टू लंग्स। ये ब्लड की बात कर रहे हैं, ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा है उसकी बात कर रहे हैं। तो जो ब्लड के अंदर प्लाज्मा है वो कार्बन डाइऑक्साइड को सारे टिश्यूज से, टिश्यूज मतलब मेरी बॉडी के अंदर जितने भी सेल्स है, सब सेल से क्या लेकर आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड लेकर आ रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड बना कैसे, रेस्पिरेशन हुई थी, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हुआ था ना, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड बना, वो बना हुआ जो कार्बन डाइऑक्साइड है मेरी बॉडी के लिए हार्मफुल है, अब उसको लेकर आया जा रहा है और कहां फेंका जा रहा है उसको, लंग्स के पास, क्योंकि लंग्स से तो है जो डील करता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, मतलब एयर के साथ। इतना समझ में आ गया होगा, सिंपल सी चीज है। आगे बोलता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एक्सक्रीटरी मटेरियल। साफ साफ बोल दिया, एक्सक्रीटरी मटेरियल यानी कि ऐसे मटेरियल जिनका एक्सक्रीशन होना जरूरी है, जिनका मेरी बॉडी से बाहर निकलना जरूरी है। लेकिन ये इजेशन वाले की बात नहीं कर रहा, क्योंकि अनडाइजेस्टेड फूड तो मेरे खून में मिलता ही नहीं है कि नहीं। तो ये इजेशन की बात नहीं कर रहा, ये वेस्ट मटेरियल की बात तो कर ही रहा है, लेकिन कौन से वेस्ट मटेरियल की बात कर रहा है, जो मेरे खून के अंदर मिक्स है। और अनडाइजेस्टेड फूड तो खाना जो खून के अंदर तो मिक्स होता नहीं है, समझ में आ रही ना बात, तो उसकी बात नहीं हो रहा। तो ये एक्सक्रीटरी मटेरियल है जो खून के अंदर मिक्स हो चुका है। कहां से आया ये आया है टिश्यू से। तुमको मैंने बताया था हम प्रोटीन सब कुछ खाते हैं, प्रोटीन खाते हैं तो एक NH4 पॉजिटिव बताया था ना, जिसको मैंने बाद में बोला था कि इससे हमारा क्या बनता है, मतलब यूरिया बना देते हैं। तो यही यूरिया तो मेरे लिए हार्मफुल है, जिसको बॉडी के बाहर फेंकना है। समझ में आ रही बात। तो ये जो यूरिया है ये सब टिश्यूज के अंदर बन रहा है, क्यों, क्योंकि तुम अमीनो एसिड खा रहे हो भैया, प्रोटीन खा रखा है तुमने, तो ये टिश्यूज से कहां लेकर जाएगा, किडनी के पास लेकर जाएगा। समझ में आया कि नहीं। क्यों किडनी के पास लेकर जाएगा, क्योंकि किडनी तुम्हारा इस यूरिया को पानी के अंदर घोल देता है अच्छे से, फिर यूरिन बन जाता है और बॉडी के बाहर निकल जाता है। ये एक्सक्रीटरी मटेरियल वाला सब समझ में आ गया। तो मेरी बॉडी के अंदर जो मैंने तुमसे बोला जो हार्मफुल चीज है जो ब्लड के अंदर प्रेजेंट है, और ब्लड के अंदर आई कहां से, क्योंकि मेरे टिश्यूज जो है वो बना रहे हैं उसको, हार्मफुल चीज को, कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा, ठीक है, जो अगले चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। वो हार्मफुल मटेरियल टिश्यूज के द्वारा, टिश्यूज से ब्लड के द्वारा कहां पहुंचाया जाता है, किडनी के अंदर पहुंचाया जाता है। फिर वो किडनी क्या करेगा, उस हार्मफुल मटेरियल को बॉडी से बाहर फेंकेगा, जिसका मेन साफ अगर इससे किडनी लिखा है यहाँ पे तो मेन साफ वो किसकी बात कर रहा है, वो यूरिया की बात कर रहा है। आगे आ जाओ, लिखा है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन टू टिश्यूज। इसको क्या समझाने की जरूरत है,
ये तो तुमको पता ही है। जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर विलाई होते हैं वो डाइजेस्टेड फूड को अब्सॉर्ब कर लेता है, फिर वहां से कहां पहुंचाया जाता है, उसको ब्लड में पहुंचाया जाता है, फिर वो ब्लड उसको पूरे बॉडी के अंदर सेल्स के अंदर पहुंचाया जाता है, मतलब पहुंचाता है या टिश्यूज के अंदर पहुंचाता है। पता है ये चीज। आगे क्या लिखा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हार्मोन, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो गया। अब हार्मोन वाली क्या चीज है, जैसे जब हम छोटे होते हैं तो धीरे 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 हमारी हाइट बढ़ती जाती है, यानी कि हमारी ग्रोथ होती जाती है, फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, यानी कि मेरे माइंड का भी ग्रोथ हो रहा है साथ साथ। तो ये कौन करवा रहा है, ठीक है, माइंड का डेवलपमेंट तो किसी और चीज से होता है, बट मेरी बॉडी का जो ग्रोथ हो रहा है, मेरी हाइट बढ़ती जा रही है, वो कौन करवा रहा है, वो हार्मोन करवा रहा है। अब हार्मोन क्या होता है, एक तरीके का केमिकल, जैसे एंजाइम थे ना, एंजाइम, तो एंजाइम और हार्मोन दोनों एक जैसे ही है, दोनों ही केमिकल है, लेकिन दोनों का काम अलग अलग है। एंजाइम तो किसी चीज को डाइजेस्ट करता है, ठीक है, किसी चीज को डाइजेस्ट करेगा, हार्मोन किसी चीज को डाइजेस्ट नहीं करता। हार्मोन तो उस ऑर्गन पे लगता है जिस ऑर्गन के लिए निकाला गया है बॉडी से। तुमने पिट्यूटरी का नाम सुना है, छोटा सा एक ग्लैंड होता है जिसका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड। ऐसे मेरी बॉडी में बहुत सारे ग्लैंड्स हैं, ठीक है, जो हम अगले चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाले के अंदर, या फिर हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर जहां पे भी आएगा टॉपिक, वहां पे पढ़ेंगे। कुछ कुछ ग्लैंड्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, जिसमें से कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में इसको ज्यादा पढ़ेंगे। तो एक आता है हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड, जो मेरी बॉडी का ग्रोथ करवा रहा है, वो बहुत सारी चीजें निकालता है। पिट्यूटरी ग्लैंड तो बहुत सारी चीजें निकाल रहा है, उसमें से एक चीज निकाल रहा है जो कि ग्रोथ हार्मोन है। हार्मोन मतलब केमिकल, वो केमिकल मेरी बॉडी के सारे सेल पे जाके अटैक कर रहा है, और मेरी बॉडी के सेल पे कौन पहुंचता है, ब्लड पहुंचता है, तो ब्लड में खुल जाता है सीधे सीधे हार्मोन। सिंपल है कि हार्मोन सीधे सीधे कहां खुल जाता है, ब्लड में खुल जाता है, और ब्लड जहां जहां जाएगा उस केमिकल को वहां वहां लेकर जाएगा। अब इससे क्या होगा, जैसे मैंने बोला मेरी बॉडी के अंदर ग्रोथ हार्मोन है, तो मेरी बॉडी का ग्रोथ करवाएगा। वैसे ही हार्मोन का सिंपल बात देखो, हार्मोन एक टाइप के केमिकल होते हैं जो आगे जाके हम चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो हार्मोन कुछ केमिकल होते हैं, तो इस केमिकल को मेरी पूरी बॉडी के अंदर फैलाने का काम कौन करता है, ब्लड करता है। अब सेम हार्मोन को पूरी बॉडी में नहीं फैलाएगा। जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे कोई अचानक से आ गया, मुझे डर लग गया, तो मेरी टारगेट ऑर्गन क्या थे, एक तो मेरे को पसीना आना, यानी कि टारगेट ऑर्गन था मेरी बॉडी के सेल के स्वेट ग्लैंड। मेरी बॉडी में स्वेट ग्लैंड प्रेजेंट होते ना, ग्लैंड्स पता होगा तुमको, कुछ ग्रंथियां होती है जो सिक्रीट करेंगे, स्वेट ग्लैंड है तो स्वेट निकालेंगे, यानी कि पसीना निकालेंगे। तो उसने मेरी बॉडी के स्वेट ग्लैंड को टारगेट किया। दूसरा टारगेट हुआ मेरा दिल, दिल की धड़कनें तेज हो गई। तीसरा टारगेट हुआ मेरे पैर, क्योंकि पैर कांपने लग जाएंगे। चौथा टारगेट होगी मेरी वॉइस, क्योंकि मेरी वॉइस शेक करने लग जाएगी। और पांचवा टारगेट होगा क्या कहते हैं, ये मेरे हाथ, जिसमें स्वेटिंग होने लग जाएगी, पसीना आने लग जाएगा और ठंडे पड़ जाएंगे पूरे। समझे कि नहीं। और ऑर्गन्स में थोड़ी काम कर रहा है, ये थोड़ी कि स्टमक में, पेट में दर्द हो जाएगा, घुटनों में दर्द हो रहा है, दिमाग में दर्द हो रहा है, मतलब और ऑर्गन्स में काम नहीं किया उसने। तो हार्मोन्स ऐसे केमिकल होते हैं जो अपने टारगेट ऑर्गन पे काम करते हैं, हर ऑर्गन पे काम नहीं करते। समझ में आया। बट जो भी है उस केमिकल को पूरी बॉडी, उस केमिकल को अपने टारगेट ऑर्गन पे पहुंचाने का काम किसका है, ब्लड का है। कुछ कुछ तो आया होगा, पूरा नहीं भी आया तो। लास्ट में क्या लिखा है, मतलब सेकंड लास्ट में क्या लिखा है, फॉर्मेशन ऑफ क्लॉट्स टू प्रिवेंट ब्लड लॉस। अब क्लॉट मतलब क्या था, जाली, है ना। आरबीसी को पकड़ के क्या कर रहा है, जाली बना रहा है। कौन बनाता है जाली, ये तो प्लेटलेट्स बनाता है। प्लेटलेट्स कहां पाया जाता है, ब्लड के अंदर पाया जाता है। तो ब्लड क्या कर रहा है, जाली बना रहा है, ताकि क्या हो, ब्लड का लॉस ना हो। आगे लास्ट क्या है, मेरी बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल कौन करता है, ब्लड करता है। ठीक है, अगर ब्लड, बाहर बहुत ज्यादा टेम्परेचर है आज के टाइम पर, आजकल बहुत ज्यादा गर्मी है बाहर, तो होगा क्या, मेरी बॉडी क्या करेगी, मेरा ब्लड जो होगा मेरी बॉडी को कहेगा कि भैया पसीना निकालो। ठीक है, तो खून ज्यादा गर्म ना हो जाए, तो खून अपने आप को थोड़ा सा टेम्परेचर, क्योंकि मेरी बॉडी का टेम्परेचर तो 37 डिग्री सेल्सियस है जो कि फिक्स है, लेकिन बाहर का टेम्परेचर स्ट्रॉन्ग हो रहा है, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर है। अगर हाई टेम्परेचर है तो उस हिसाब से तो भैया मेरा खून भी उबलना चाहिए, खून का टेम्परेचर भी बढ़ना चाहिए, क्योंकि वो लिक्विड है। लिक्विड जब बाहर के टेम्परेचर पे आता है तो उसका टेम्परेचर बढ़ता है कि नहीं बढ़ता। अरे तुम पानी को धूप में रख दो, वो पानी गर्म हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ रहा है ना, तो इसका मतलब माना कि मेरी हड्डियों के, मेरी बॉडी के अंदर नलियां हैं, उसके अंदर खून फ्लो कर रहा है, बट भैया मैं सांस तो अंदर गर्म हवा ले रही हूं, है कि नहीं। और सांस रिलीज करूंगी तभी तो गर्म हवा ही आएगी, होगा कि नहीं होगा ऐसा। क्योंकि मेरी बॉडी का एक फिक्स टेम्परेचर है जो कि 37 डिग्री टेम्परेचर, वो कौन मेंटेन कर रहा है, हमारी बॉडी में एक, यहाँ पे सर में एक सेंटर होता है जिसको हाइपोथैलेमस कहते हैं, जो आगे जाके पढ़ेंगे, वो कंट्रोल कर रहा है। जैसे मुझे प्यास लग रही है, कंट्रोल कौन कर रहा है, वही करेगा, हाइपोथैलेमस। क्या होता है पढ़ेंगे कभी, ठीक है, आगे पढ़ेंगे, यहीं पे पढ़ेंगे 10th में। तो मेरी बॉडी का जो थर्स्ट है, अब जैसे कभी कभी पेट में गुड़गुड़ करता है ना, तो गुड़गुड़ करना मतलब क्या, वो तुम्हारे जो हाइपोथैलेमस है वो तुम्हारे पेट को कह रहा है कि भैया आवाज करो। और फिर मुझे फीलिंग आती है, हाँ यहाँ पे तो भूख जैसी लग रही है,
अब ऐसे ही वो मेरे दिमाग से वो हार्मोन निकाल रहा है, वो निकाल रहा है मेरे गले की तरफ, कह रहा है कि भैया फेंको हार्मोन और बोलो इसको किसको प्यास लग रही है। तो जब मुझे लगता है कि हमें गला सूख रहा है, जीभ सूख रही है, तभी तो मुझे प्यास की मतलब पानी की जरूरत पड़ती है। समझ में आया कि नहीं? तो वैसे ही मेरी बॉडी के अंदर वही हाइपोथैलेमस मेरी बॉडी के टेम्परेचर को भी कंट्रोल करता है। टेम्परेचर ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, टेम्परेचर कम भी नहीं होना चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? तो उस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए कौन क्या लिखा है, कौन किस क्या लिखा है, ब्लड क्या करता है, हेल्प करता है टेम्परेचर को कंट्रोल कर सके, यानी कि मेंटेन कर सके। करता तो हाइपोथैलेमस है, लेकिन फेंकेगा तो हार्मोन। हार्मोन कहां जाएगा? मेरी ब्लड के अंदर जाएगा, और ब्लड ही तो फ्लो कर रहा है पूरी बॉडी के अंदर, पूरे सेल के अंदर। अगर ब्लड थोड़ा सा सही टेम्परेचर पे होगा तो मेरे पूरी बॉडी के सेल को भी सही टेम्परेचर मिलेगा। समझ में आ रही बात या नहीं? अगर ब्लड का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो गया तो मेरे सेल्स के टेम्परेचर को भी ज्यादा टेम्परेचर मिल जाएगा, फिर जो गड़बड़ हो जाएगा। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि हमारे बॉडी के जितने भी ये सेल्स होते हैं वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे काम करते हैं। हमने तो आसानी से पढ़ लिया कि रेस्पिरेशन हो रहा है, ये था ये था, ये आया वो आया और रिएक्शन हो गई। अरे बट उसको काम करने के लिए टेम्परेचर भी चाहिए। समझ में आ रही बात? तो इसलिए हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन होता है। कुछ कुछ आया नहीं आया, थोड़ा थोड़ा समझ गए हो? देखो भाई, हेडिंग क्या पढ़ रहे हैं हम कि मेंटेनेंस बाय प्लेटलेट्स, यानी कि प्लेटलेट्स हमारी बॉडी में काम कैसे करते हैं। काम कैसे करने का मतलब क्या है कि वो ब्लड क्लॉट करते कैसे हैं। ठीक है, तो इसको समझना है। तो सबसे पहले एक डायग्राम देख लेते हैं हम यहाँ पर, फिर हम समझते हैं कैसे काम करता है। दिख रहा है ये ऐसा कुछ? दिख पा रहा है सभी को? दिख पा रहा है क्या है इसमें? अगर तुम देखोगे ना, ये जो है ये सारे हमारे ब्लड हैं। ठीक है, ये जो है ये प्लेटलेट्स है भाई। अभी तुम ये मत कहना कि ये तो डब्ल्यूबीसीज है। प्लेटलेट सारे अपनी बॉडी से, देखो अपनी बॉडी से कुछ जाल बना रहे हैं, और सारे जो रेड ब्लड सेल्स है उनको पकड़ के रखा है कि नहीं रखा है। ठीक है, जो भी सारी रेड ब्लड सेल्स है उनको पकड़ लिया और उनको जाल बना दिया। ये तो एक डायग्राम है, इसमें थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं, रुकना एक मिनट। देखो ये वाला डायग्राम दिख रहा है, अभी मैं थोड़ा सा इसको डिटेल में समझाती, बट दिख रहा है थोड़ा थोड़ा। अभी ऐसा दिख रहा है, कुछ कुछ दिख रहा है। देखो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रोकन ब्लड वेसल। ब्लड वेसल मतलब जिसके अंदर क्या घूमता है? ब्लड घूमता है। ठीक है, तो ये जो है ये पूरी जो नली है इसको ब्लड वेसल कहा गया है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे टूट गया ना, यानी कि रप्चर हो गया, कट लग गया किसी भी तरीके से। अब होगा क्या कि इसके अंदर जो ब्लड है वो बाहर की तरफ फ्लो करने लग रहा है। दिख रहा होगा, इसके अंदर का जो ब्लड है वो कहाँ, अभी दिख रहा है, इसके अंदर का जो ब्लड है वो कहाँ की तरफ जा रहा है? बाहर चले जा रहा है। तो ब्लड सेल जो है, रेड ब्लड सेल्स वो बाहर जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो ये है ना छोटे छोटे, ये छोटे छोटे दिख रहे हैं तुमको? छोटे छोटे जो बना रखे हैं ये सारे जो छोटे छोटे हैं ये है प्लेटलेट्स। ठीक है, अब ये नीचे वाले डायग्राम में देखो, इन सारे प्लेटलेट्स ने क्या कर दिया, उन सारे आरबीसीज को देखो पकड़ लिया क्या, और एक जाल जैसा बुन लिया। दिख पा रहा होगा ना? ये नीचे दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा भाई। ठीक है, तो जितने भी ये आरबीसी, ये जो है ये प्लेटलेट्स, इन्होंने क्या करा, आरबीसी को पकड़ लिया, जाल बना दिया। और जाल बनाया कहाँ है? जहां चोट लगी है, ताकि बाहर ना निकल जाए और एक्स्ट्रा ब्लड। समझ में आ रही बात या नहीं आ रही है? तो जहां चोट लगी है वहां पे जाल बना दिया, समझे? और धीरे धीरे करके जाल और तेज तेज बनाते जा रहे हैं, मतलब और सेल लेकर आते जा रहे हैं वहां पे, ताकि वहां पे मैं पूरा प्लास्टर कर दूं जहां पे चोट लगी हुई है। कुछ कुछ समझ में आ रहा है? फिर धीरे धीरे अंदर से वो हील होते जाता है। बाहर से तो उसने रोक लिया, किसने? प्लेटलेट्स ने। फिर अंदर से वो हील होते जाएगा, फिर वहां पे नया सेल आता जाएगा। इसलिए तुम कभी कभी खाल निकाल देते हो तो कभी कभी तो बिल्कुल व्हाइट जैसा हो जाता है वो, और कभी कभी क्या होता है जब तुम खाल निकालते फिर से खुल आ जाता है। ये है प्लेटलेट। यहाँ प्लेटलेट एक्टिवेट हो गया और इसमें कन्वर्ट हो गया। प्लेटलेट जो है, प्लेटलेट भैया ऐसा दिख रहा था बिल्कुल। ठीक है, और जैसे ही इसको पता चला कि भाई ब्लड का लॉस हो चुका है, यहां से एक्टिवेट हो गया, देखो ऐसे बन गया। जैसे इसको पता चला कि ब्लड का लॉस हो रहा है, अब नीचे देखो ये रहा, ये तुम्हारा क्या है? ये तुम्हारी बॉडी का ब्लड वेसल है, खून की नली। ठीक है, यहां पर से खून बाहर निकल रहा है, कोई सा भी ऑर्गन हो सकता है, इसकी बॉडी से खून बाहर निकल रहा है। तो यहाँ पे देखो अंदर क्या हो रहा है, ये सारे खून की बॉडी, खून जो है बाहर निकल गया। यहाँ पे दिखा है प्लेटलेट, ब्लड सेल्स भी बाहर निकल रहे हैं और प्लेटलेट भी बाहर की तरफ निकल रहे हैं। तो अब ये प्लेटलेट क्या हो रहे हैं? ये जो प्लेटलेट्स हैं देखो, जो एक्टिवेट हो गए थे, जिनको पता चल गया कि यहाँ पे तो भैया टूट गया है, यहाँ पे तो रप्चर हो चुका है, तो वो जो एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स है इन्होंने क्या करा, जो भी बाहर आरबीसी जा रहे थे उनको पकड़ लिया और सबको बिल्कुल एक क्या कर दिया, नेटवर्क बना दिया, जाल बना दिया, उन सबको चिपका चिपका कर, और चिपका कर वहीं चिपका दिया देखो इनको। और जब तक पूरी तरीके से अच्छा वाला जाल ना बना दे, जिसके बीच में गैप ना हो, जिसके बीच में से पानी, क्योंकि पानी भी तो है भैया मेरे खून के अंदर, तो प्लाज्मा न्यूट्रिएंट्स बॉडी के बाहर ना निकल जाए, अच्छा खासा जाल बुनता है पूरी जगह से कि थोड़ा सा भी क्या हो, लीकेज ना हो जाए। तब तक का खून रुकता नहीं है, तब तक का खून आते जाता है, और जैसे ही बहुत अच्छा सा जाल बुन लिया जाता है तो खून बाहर नहीं निकलता फिर।
समझ में आया कि नहीं आया? इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम क्लॉटिंग कहते हैं। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं? क्लॉटिंग कहते हैं। आई होप इतना तो समझ में आ गया होगा यार। एक बार इसको डिस्कस कर लेते हैं। बोला है कि टू प्रिवेंट लीकेज ऑफ ब्लड, ब्लड का लीकेज ना हो जाए, ब्लड लीक ना करने लग जाए, जहां पे कहीं पे चोट लगी होती है, तो ब्लड हैज प्लेटलेट्स, ब्लड के पास क्या है? प्लेटलेट्स होते हैं जो सर्कुलेट करते हैं पूरी बॉडी के अंदर और एक जाल लगा देते हैं। मैश लाइक स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है, या मैश लाइक नेटवर्क मतलब क्या होता है? जाल। मैश मतलब होता है जाल। ठीक है, तो जाल की तरह एक पूरा नेटवर्क बुन लेते हैं जिसको हम क्लॉट भी कहते हैं, जिसका दूसरा नाम क्या होता है? क्लॉट भी कहते हैं। कहां करेंगे ऐसा? एट द साइट ऑफ इंजरी, कहीं पर भी नहीं कर देंगे। अगर जाल बीच में ही बुन दिया उन्होंने तो भैया खून तो आगे फ्लो ही नहीं कर पाएगा, है कि नहीं? अगर जाल अंदर ही बुन लिया तो खून तो आगे मूव ही नहीं कर पाएगा ना। इसलिए जाल कहां बुनेंगे? जहां चोट लगी हुई है। समझ में आया कि नहीं आया? आ रहा है ना? तो इन सबको जोड़ कर, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे देखो, ये भैया मेरे पास है, ये मेरी ब्लड वेसल या कहीं पर भी मेरी स्किन का पार्ट है जहां चोट वोट लग गई थी। अब जैसी चोट लगी तो ये पार्ट खुल गया और यहां से जो सेल्स है, ये जो ब्लड सेल्स है ये बाहर निकल गए। ठीक है, इसके अंदर तो फ्लो करे, अरे कुछ तो फ्लो करते जाएंगे, कुछ तो आगे बढ़ते जाएंगे, कुछ यहां बढ़ जाएंगे। उनको पता चल रहा है एक और रास्ता मिल गया, तो उनकी आंख नाक मुंह तो है नहीं कि उनको पता चल रहा है मुझे जाना कहां है। कुछ सेल तो आगे की तरफ जा रहे, कुछ सेल को दिख रहा है कि अरे भैया एक शॉर्टकट और है, एक और रास्ता है, वहां की तरफ मुड़ गए वो। समझे कि नहीं समझे? अब इसके साथ साथ यहां पर छोटे छोटे बेचारे प्लेटलेट्स भी है। कुछ तो प्लेटलेट्स मूव कर गए ऐसी, बट कुछ प्लेटलेट्स को भनक लग गई कि भाई यहां तो रप्चर हो चुका है, ये बाहर जा रहा है, ये अंदर नहीं जा रहा किसी बॉडी पार्ट्स के। अब ऐसे पता कैसे चलता है? हमारी बॉडी में सब मैकेनिज्म है, सब पहले से फिट कर रखा है। तो जैसे ही मेरी बॉडी में कुछ ऐसा सेंटर लगा है कि जो बताता है कि भैया कहीं पे चोट लगी हुई है, ब्लड लॉस हो रहा है, तो ये जो प्लेटलेट्स है वो एक्टिवेट हो जाते हैं और ये क्या करेंगे? इन सबको, अब इन सबके आसपास देखो, यहाँ पे मान लो इसके आसपास कोई एक सेल था जो बेचारा आगे जा रहा था, ये भी सेल आगे जाने की कोशिश कर रहा था, ये भी सेल आगे जाने की कोशिश कर रहा था। ये प्लेटलेट कहेगा रुक जा, आगे जाने की जरूरत नहीं है, यहां चिपक, सबको यहां चिपका देगा। समझ में आया? जो जाने वाला भी नहीं था उधर को, हाँ बहुत फटाफट होता है, जो जाने वाला भी नहीं था उन सबको यहां चिपका देगा और यहां पर ये सारी सेल्स ऐसे इकट्ठा हो जाएंगे जाल बनाकर। समझ में आ रहा है कि नहीं? और ऐसा जाल बनाएंगे कि थोड़ा सा भी लीकेज ना हो बाहर की तरफ। समझे या नहीं समझे? बट ऐसा नहीं कि भैया जाल बनाते रहे और अंदर पूरा जाल बन चुका है और अब तुम देख रहे हो ये जाल यहां से शुरू हुआ, यहां पे खत्म हो गया, अब इतनी मोटी लेयर बना दी है कि यहां पे तो सारे सेल पड़े हुए हैं और ये सेल वहां कैसे जाएंगे? फिर ऐसा नहीं होता है। समझ में आ रही बात या नहीं? किसी किसी कंडीशन में हो जाता है जब हमारे बॉडी में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, बट वैसे कुछ नहीं होता। ये सिर्फ इतना ही बनाएगा, इसी के आसपास बनाएगा, वो भी इतना मोटा जाल नहीं होता, पतला सा जाल होता है बाहर की साइड, अंदर की साइड से। समझ में आ रही बात है कि नहीं? तो एक पूरी लेयर बना देता है, इतना इतना ये डेंस बनाता है इस जाल को कि उसके अंदर की चीज, इसके अंदर जो भी लिक्विड है वो बाहर ना चले जाए। समझ में आया कि नहीं? तो जो यहाँ पर एक ब्राउन कलर की लेयर लगती है ना, ब्राउन कलर की लेयर लगती है कुछ दिनों के बाद, इसको वैसे हम स्कब बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? स्कब, SCUB इसमें इंग्लिश में। समझ में आई बात? जो ब्राउन कलर की लेयर लगती है, अगर इसके नीचे स्किन की लेयर आ चुकी होगी तो अपने आप झड़ जाएगा। लेकिन कुछ होते हैं, कुछ काम है नहीं, फोन वोन मिलानी है, खरोड़ते रहेंगे अपने हाथ पैरों को जहां चोट लगी हुई है। अब वो भी कभी कभी क्या होता है, कभी कभी तो नीचे स्किन आ चुकी होती है, इसलिए जब तुम इसको निकाल देते हो कोई फर्क नहीं पड़ता, व्हाइट कलर का दिख जाता है नीचे से स्किन, है ना। कभी कभी क्या होता है, इसको निकाल तो खून निकल जाता है क्योंकि स्किन बन रही थी नीचे नीचे, तुमने रिपेयरमेंट करते समय में बीच में दखल अंदाजी कर दी, वो उसको निकाल दिया और सारा सारा खून फिर बाहर, फिर दोबारा से वही प्रोसेस होगा, फिर से प्लेटलेट्स आएगा कि भैया हम इस इंसान के बॉडी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस इंसान को क्या है, अपनी बॉडी प्रोटेक्ट नहीं करनी है, इसको तो खून निकालना है जबरदस्ती। तो फिर आएंगे वो वापस से, फिर इन्होंने पकड़ा इधर उधर की चीजों को, फिर वापस से लगाया। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे होता है। आ गया? तो यहाँ पे वही लिखा हुआ था, एट द साइट ऑफ इंजरी वाले तक का सबको समझ में आ गया होगा। आगे बोला है कि जो ब्लड क्लॉटिंग है एक मैकेनिज्म है, एक मैकेनिज्म मतलब एक प्रोसेस है, एक पूरा प्रोसेस है जो क्या करता है, जो प्रिवेंट करता है लॉस ऑफ ब्लड को, ब्लड के लॉस से बचाता है। कहां से बचाएगा भैया? कहां पे लॉस हो रहा है, जहां पे चोट लगी वहीं से लॉस हो रहा है, तो उस लॉस से बचा रहा है वहां पर। और ये कौन कर रहा है? प्लेटलेट्स कर रहा है। और कैसे कर रहा है? उसके पास पूरा स्टेप है, ये नहीं कि आए और लग गए वहां पे कुछ कर दिया, नहीं, पूरा स्टेप है। वो स्टेप वही था जो तुमने अभी यहाँ पे पढ़ा।
समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो ये था पूरा मेंटेनेंस बाय प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स हमारी बॉडी को जहां पे चोट लगती है वहां पे कैसे बचाता है, जाल बुन लेता है। किसका जाल होता है वो? अपनी बॉडी से कुछ धागे जैसी चीज निकालता है, उन धागों से किसको सिलता है वो? जितने भी आसपास प्रेजेंट होते हैं रेड ब्लड सेल्स, उनको पकड़ के सिल देता है, जाल बुन लेता है, लगा देता है, वहां चिपका देता है। टेम्पररी चिपकाया गया है। इसलिए मैंने तुमसे बोला अगर दबाव डालोगे, प्रेशर डालोगे, वो जाल फट जाएगा। समझे कि नहीं समझे? टेम्पररी चिपका रखा है, जैसे कभी जूते फट जाते हैं, टेम्पररी चिपका दिया किसी चीज से उसको। समझ में आ रही बात या नहीं? ऐसी है, टेम्पररी चिपका रखा है बस। आया?